हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल जीएस स्पेशल क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं श्वेता और मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री करवाती हूं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में एक बेल आइकन होगा, उससे भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाके मेरी टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें हम वहाँ पे आपको क्विज करवाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देखे थे, जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको 270 नंबर लास्ट क्वेश्चन करवाया था, तो इस वीडियो में मैं आपको 271 नंबर क्वेश्चन कराऊंगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो यहाँ पे जो चमड़ा है, ऊन है और रेशम है, ये बहुलक है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? जो बहुत सारी अणु से मिलकर बना हुआ होता है वो बहुलक कहलाते हैं। और बहुलक भी जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के बहुलक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो एक जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और दूसरा जो होता है वो आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाता है, नेचुरल रूप से रहता है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, यानी कि इसको आर्टिफिशियल रूप से लेबोरेटरी में इसका प्रयोग करके बहुत सारे अणु को मिला कर बनाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो आप देख सकते हैं चमड़ा, ऊन, रेशम, ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो बचा क्या? नायलॉन। नायलॉन क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। चमड़ा, ऊन, रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। तो यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। तो अब जानते हैं नायलॉन क्या होता है। तो जो नायलॉन होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, NYLON। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें NY जो है ये न्यूयॉर्क से लिया गया है, न्यूयॉर्क के शब्द से बनाया गया है, और लंदन के शब्द से LON बनाया गया है। जिसका ये क्या करता है, ये अणुओं को बहुत सारी अणुओं से मिलकर, कार्बनिक अणुओं से मिलकर बनाया जाता है। ये लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, जिसका पॉलीएमाइड रेशे भी होता है और इसको बार बार दोहरा के बनाया जाता है। यानी कि जो पॉलीएमाइड समूह होता है, जिसका सूत्र हो जाता है CONH का ट्वाइस। यानी कि ये सूत्र को बार बार दोहरा के, एमाइड समूह को बार बार दोहरा के इसका प्रयोग किया जाता है, पॉलीमर नायलॉन बनाया जाता है। तो इसका जो मानव है, सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? तो जो 1935 में इसका निर्माण किया गया था, इसे खोजा गया था। उसके बाद 4 साल के बाद 1939 में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और इसका जो उपयोग होता है वो किस में किया जाता है? तो जो पैरासूट होते हैं, पैरासूट के कपड़े में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और मछली पकड़ने की जाल में प्रयोग किया जाता है, टायर में प्रयोग किया जाता है। और जो पर्वतरोही, यानी कि जो पर्वत पे चढ़ते हैं पर्वतरोहर, वो लोग क्या करते हैं, वो जो रस्सी पकड़ के चढ़ते हैं, वो रस्सी में भी नायलॉन का लगे रहता है रेशा। ठीक है, नायलॉन बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है। और जो दांत को साफ करने के जो ब्रश हम लोग करते हैं, उसमें भी नायलॉन कुछ हद तक मौजूद होता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। तो बचपन में हमने बहुत सी सुना कि रबड़ किस तरह से बनाता है, कोई बोलता है दूध से बनता है, कोई बोलता है कि माड़ से बनता है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लॉजिक गलत निकलता है। और इसका जो रबड़ होता है, अब जाके हमें पता चल रबड़ किस तरह से बनता है। तो रबड़ जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं और एक बनाए जाते हैं। रबड़ को भी आर्टिफिशियल रूप से बना सकते हैं। जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, नेचुरल जो पाए जाते हैं, वो क्या कैसे मिलते हैं? तो हमें रबड़ जो है वो उसका एक वृक्ष होता है जिससे दूध निकलता है, जिससे कि लेटेक्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। ठीक है, लेटेक्स के नाम से जानते हैं उस दूध को, और उससे हमारा रबड़ तैयार होता है। तो यहाँ पे जो भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा पे सदाबहार वन पाया जाता है, उससे ही रबड़ बनाया जाता है, जिसका समूह को क्या बोलते हैं? आइसोपिन कहा जाता है। ठीक है, इस समूह को ये बहुलक होता है, और इस बहुलक को आइसोपिन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C5 होगा। ठीक है, C5H8।
ये इसका बहुलक होता है, ठीक है। C5H8 होता है। तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा, तो अणुभार आप निकालने का तरीका जानते ही होंगे कि कार्बन जो होता है उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो 12 होता है इंटू 5, ठीक है। प्लस का हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है इंटू 8, यानी कि यहाँ से 60 प्लस 8 यानी कि 68। इसका अनुभार कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है प्राकृतिक रबड़ कौन सा है, तो प्राकृतिक रूप से पाया जाना रबड़ कौन सा है, उसका ग्रुप को क्या कहते हैं, उस बहुलक को आइसोपेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। तो जो फूड प्रोसेसिंग होता है उसमें क्या प्रयोग होता है, तो जो एसिटिक अम्ल है इसका प्रयोग हम सिरका बनाने में किया जाता है। और सेकंड है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो होता है ये चींटी के काटने से निकलता है, यानी कि जब आपको चींटी काट लेती है तो वो अपना फार्मिक एसिड छोड़ती है, तो वो फार्मिक अम्ल कहलाएगा। और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी में डाला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे बचा क्या, बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जो फूड प्रोसेसिंग होता है उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल करते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में पाया जाता है, किस रूप में होता है। तो मैंने बताया जो रबड़ होता है वो अगर नेचुरल फॉर्म में निकालते हैं, प्राकृतिक रूप से निकाला जाता है, तो वृक्ष से हमें मिलता है, जो कि भूमध्य रेखा जो होते हैं, भूमध्य रेखा में जो सदाबहार वन होता है उसमें मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो एक दूध होता है, उस पेड़ से एक दूध निकलता है जिसका नाम लेटेक्स होता है। तो वो क्या है, एक नेचुरल रूप से निकलने वाला रबड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, लेटेक्स। अगला क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो अल्कोहल होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक मिथाइल अल्कोहल होता है, एक इथाइल अल्कोहल होता है। तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है उसका प्रयोग करने से व्यक्ति या तो अंधा हो जाता है या तो उनकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। लेकिन इसका इथाइल अल्कोहल होता है ये सेवन करने के लिए होता है, इसका सेवन किया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसके सेवन से जो लीवर होता है, व्यक्ति के लीवर में इफेक्ट होता है और बहुत जल्दी लीवर खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, लीवर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो एक स्टैंडर्ड होता है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। तो जो कार्बन होता है, कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होता है, और उसका जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है वो होती है 12। तो यहाँ पे हम किसको स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में कार्बन के परमाणु भार को लेते हैं। तो C12 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो सबसे पहले जॉन डाल्टन थे, उन्होंने परमाणु सिद्धांत का और आणविक सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन। मैडम क्यूरी किसकी खोज की थी, तो पोलोनियम की खोज की थी। चैडविक जो थे उन्होंने न्यूटन की खोज की थी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के भारतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कोई भी परमाणु इसके जो अंतिम कक्ष होते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होते हैं, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो पाते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 आंसर, ठीक है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। जो सोडियम होता है वो पहले समूह में मौजूद होता है, और आवर्त कितना होता है, तो आवर्त तीसरा, और समूह कौन सा है, तो समूह पहला। पहले समूह के आवर्त तीसरे में मौजूद होता है सोडियम, ठीक है। और जो सोडियम होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो द्रव्यमान संख्या इसका 23 होता है, 23 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो हमें जानना होगा कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जैसे कि इसका परमाणु संख्या 11 हुआ, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तो कितना लिखेंगे, 2 8 1, इस तरह से हो जाएगा 11। तो ये पहला वाला कक्ष तो 2 इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा, सेकेंड वाला अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेंगे, चक्कर काटेंगे, बाहरी सेल में चक्कर काटेंगे। तो जैसे पहला इलेक्ट्रॉन है जिसमें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, पहला इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। दूसरा कक्ष है
उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसमें 8 है, बचा क्या, एक इलेक्ट्रॉन जो है अंतिम कक्षा में क्या करेंगे, चक्कर काटते रहेंगे। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अंतिम कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, तो यानी कि वो बाहरी सेल कहलाते। तो कोर क्या हो गया, जो अंदर का बचा हुआ है उसको कोर कहते हैं, यानी कि अंदर में कितना है, तो 2 + 8 यानी कि 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान किस मौलिक कणों पर निर्भर करता है। जो परमाणु का द्रव्यमान निकलता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, उसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल होता है, कोई भी कण है, तो उस कण में उसकी स्थिति यानी कि उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम यानी कि संवेग दोनों को एक समय में नहीं बताया जा सकता है। यानी कि अगर हम संवेग की शुद्धि करते हैं तो जो स्थिति होती है वो अशुद्धि हो जाती है, स्थिति हम नहीं बता सकते हैं। ये इसका अंतर होता है, इसमें ये अंतर होता है कि अगर हम संवेग का शुद्धि करते हैं यानी संवेग को जानना चाहते हैं एक पार्टिकल से, उसका संवेग क्या है, तो उसमें हम उसकी स्थिति नहीं बता सकते। अगर स्थिति बताना चाहते हैं तो संवेग नहीं बता सकते। ये होता है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। ठीक है, जिसको हाइजेनबर्ग ने दिया था, जिसको अनिश्चितता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता की थी। तो जो नाभिक की खोज किन्होंने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी, 1911 में किया था उन्होंने अल्फा के कण लिए थे और एक गोल्ड का पन्नी लिया था, एक गोल्ड का परत लिया था। उस परत में जब उन्होंने अल्फा की कण से बौछार किया यानी कि अल्फा के कण वहाँ से गुजारे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे कण बिना विचलित हुए उससे पार हो जा रहे हैं। और उन्होंने देखा कि जो नाभिक होता है परमाणु का जो नाभिक होता है एक परमाणु की तुलना में कुछ भी नहीं होता है, यानी कि नग्न होता है, इतना छोटा होता है। तो जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10, इतना उसके परमाणु की त्रिज्या होती है। और उसके जो नाभिक होती है उसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 होता है, इतना छोटा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितना छोटा है इसका नाभिक, परमाणु की तुलना में नाभिक जो है बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से नाभिक की खोज की थी। तो अल्फा के कण लेके उन्होंने नाभिक की खोज की थी। और जो सोने की पतली पन्नी ली थी जिसपे उन्होंने अल्फा के कण गुजारे थे, वो कितना सेंटीमीटर कितना मीटर था कि नैनोमीटर था, क्या था, तो देखिए वो था आपका 10 नैनोमीटर, 10 नहीं 100 नैनोमीटर का था। ठीक है, 100 नैनोमीटर का वो एक पतली पन्नी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। तो अल्फा के कण को लेकर उन्होंने नाभिक की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं। कोई भी तत्व है उसकी जो रासायनिक प्रवृत्ति यानी कि उसके केमिकल रिएक्शन क्या है, उसका गुण क्या है, तो वो किस पे निर्भर करता है, तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। ठीक है, संयोजकता होती है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे कि सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का जो परमाणु संख्या 11 होता है, अगर हम उसको विन्यास करते हैं तो 2 8 1 इस तरह से लेते हैं, तो लास्ट वाला जो हमारा बच जाता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसको अगर हम दान दे देते हैं और जिसमें ही जुड़ जाता है संयोजकता कहलाते हैं। तो ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस पर निर्भर करता है इसकी प्रकृति कैसी है। अगर हम इसे दे देते हैं तो ये जो सोडियम है वो क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, यानी कि उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। कोई भी तत्व उसकी जो रासायनिक गुण है उसके परमाणु संख्या पे निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जो फोटॉन होते हैं उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। पहले रदरफोर्ड ने जब बताया था, उन्होंने बोला कि जो नाभिक होता है ना उसको हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पता चला कि
नाभिक तो खुद ही विभाजित होता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। और परमाणु जो कि परमाणु में 3 चीज़ मिलकर बना हुआ था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये तो ऑटोमेटिक दिख रहा है आपको कितने पार्ट में विभाजित है। ठीक है। और धन आयन जो होते हैं वो भी पॉजिटिव का चार्ज इस पर लगे रहता है, वो भी तो विभाजित होता है। तो यहाँ फोटॉन जो है वो पैकेट के रूप में होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। धन्यवाद।